डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटल का हम लोगों ने पिछले पार्ट 3 में पढ़ा था और नॉन मेटल का हम लोग पार्ट 4 में पढ़े। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपका जो नॉन मेटल है नॉन मेटल reacts with oxygen. Non-metal reacts with oxygen. How? For example, we take carbon. When carbon will react with oxygen, it will form carbon dioxide. Carbon dioxide is acidic in nature. Acidic in nature. Because I have already said to you, oxides of non-metal will be acidic in nature and oxides of metal will be basic in nature. So this is oxides of non-metal, that's why it will be acidic in nature. इतना ही नहीं, यदि इसको आप वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये आपका कार्बोनिक एसिड बना देगा। जब इसको आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बोनिक एसिड बना देगा। ठीक है, जैसे CO2 plus H2O, it will gives H2CO3. H2CO3 is what? Carbonic acid. Carbonic acid. तो यह एक एसिड बन गया। इसी तरह से हम दूसरे, आप देखते हो कि हमारे एनवायरमेंट में कई तरह के फ्यूल के कंबशन के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरमेंट में रहता है और जब बादल घिरता है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर मिल जाता है, जिसके कारण ये दोनों मिल करके आपका बना देता है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, और यह कार्बोनिक एसिड की आपकी बारिश हो जाती है, जिससे कि आपका ताजमहल या आपका फसल क्रॉप्स ये सबको नुकसान पहुंचाता है। या आयरन, क्योंकि आपको पता है कि एसिड विल रिएक्ट विद मेटल्स, तो इस तरह से बोलते हैं एसिडिक रेन, है ना, अम्लिक वर्षा होता है, और जिसके कारण आपके ताजमहल का व्हाइटनेस भी जा रहा है। इतना ही नहीं, एनवायरमेंट में केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता, बल्कि एनवायरमेंट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। मशीन से जब निकलता है, कई ऐसे फ्यूल्स हैं जो बर्न होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड की भी वर्षा होती है। खैर, ये नेचुरल जो एसिड बनता है उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम यह भी देख रहे हैं कि सल्फर को हम
खुद भी बना सकते हैं। जैसे सल्फर को आप हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब सल्फर हीट होगा तो आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और यह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो फिर H2SO4 बना देता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, फिर यह भी मुझे बैलेंस है H2SO4, ये बैलेंस नहीं है, इनको आपको बैलेंस करना होगा। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर वाटर को बढ़ाना है, तो वाटर इस बढ़ाने के लिए आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब ये देखिए बैलेंसिंग के लिए आपका क्या अनबैलेंस है, आपका अनबैलेंस है H2SO3। अच्छा, H2SO4 ना बन करके ये भी बनता है, लेकिन यहाँ पर जो इजीली बनता है वो H2SO3 बनता है, H2SO3 बनता है। अब ये बैलेंस ही है, ठीक है। जो इजीली फॉर्मेशन होता है वो H2SO3 होता है। H2SO3 आप कैसे बना सकते हैं, तो मैं तो रिएक्शन में दिखा दिया। एक प्रैक्टिकल क्या है, तो एक इन्फ्लेटेड लेबोरेटरी में एक स्पून होता है, ऐसा वह स्पून इस तरह का कुछ होता है, इसमें आप सल्फर रखेंगे, ठीक है। सल्फर का कलर, द कलर ऑफ सल्फर इज येलो। Whenever you will heat it, it burns with blue flames. It will burns with blue flame. इसमें देगा कौन सा फ्लेम, ब्लू फ्लेम। अब ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। जैसे ये बर्न हो, आप इसको एक कंटेनर में डाल दीजिए, कंटेनर में लैड हो, लिड हो यानी ढक्कन, इसको डाल करके इस स्पून को छोड़ दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए। तो ये जो आपका गैस इससे जो निकलेगा दैट विल बी SO2, और फिर इसको निकाल करके जब इसमें आप वाटर सप्लाई करेंगे तो फिर इसमें जब वाटर सप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा H2SO3। इस तरह से प्रैक्टिकली हम बना सकते हैं, बट रिएक्शन हमें केवल देखना है, रिएक्शन में हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो मैंने दिखाया कि नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, हमारा जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये चीज आपने देखा, ठीक है। और ये अकेला नॉन मेटल नहीं, बहुत तरह के नॉन मेटल्स को आप इससे रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं ऑक्सीजन भी खुद नॉन मेटल है, तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर बनाएगा, या भी आप ये भी आप लिख सकते हैं। तो H2O बैलेंस करना है इसको, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये 2 है, ये इनको आप 2 कर दीजिए, फिर इनको आप 2 कर दीजिए, ये बैलेंस। तो इस तरह से कई ऐसे नॉन मेटल हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अब देखते हैं कि वाटर के साथ क्या होता है, वाटर के साथ क्या कहानी है। सेकेंड,
non-metal non-metals does not react with water. नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता? जैसे आपका कार्बन है, कार्बन को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं, नहीं होगा। रीजन, रिएक्शन जब भी पॉसिबल होता जब ये हाइड्रोजन रिमूव होता। हाइड्रोजन रिमूव होने के लिए ये जो ब्रेक होता है तो इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन बनता है, और हाइड्रोजन जब भी रिमूव होगा जब इस हाइड्रोजन प्लस आयन को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कोई डोनर मिलेगा। नॉन मेटल डोनर नहीं होता है, रिसेप्टर होता है, एक्सेप्टर होता है। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, ये लेने वाला होता है इलेक्ट्रॉन, देने वाला नहीं होता। बट हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा ओनली जब इसको डोनर मिलेगा, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। इसलिए नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसी तरह से एसिड का भी केस में यही होता है कि इट डज नॉट रिएक्ट्स विद एसिड। एसिड के भी केस में हमें डिस्प्लेस करना होता है हाइड्रोजन का, लेकिन एसिड के केस में भी क्या, आप देख लीजिए, यदि हम कार्बन नॉन मेटल लेते हैं, कार्बन को हम H2SSO3 से सपोज रिएक्शन कराते हैं कार्बन मेटल, तो कार्बन मेटल क्या इसमें भी हाइड्रोजन प्लस आयन आएगा? तो इसे कोई डोनर चाहिए, ऐसा एजेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को डोनर करे। बट नॉन मेटल इज ए रिसेप्टर, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे खुद ही चाहिए इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन will not displace by कार्बन। हाइड्रोजन को कार्बन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई it the non-metal does not react with acid, और ये एसिड से भी रिएक्शन नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं कोई साल्ट सॉल्यूशन की तरह, तो नॉन मेटल फोर्थ प्रॉपर्टीज, चलिए नॉन मेटल reacts with salt solution, साल्ट सॉल्यूशन से ये रिएक्शन करता है, कौन? नॉन मेटल। अब देखिए जैसे सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ये सॉल्यूशन है, एक्वस है। अब इसके साथ हम यदि क्लोरीन को रिएक्शन कराते हैं Cl2 को, तो ये रिएक्शन कर जाता है। व्हाट? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, therefore bromine will displace, ब्रोमीन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और हमारा बन जाएगा यहाँ पर NaCl प्लस ब्रोमीन। ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन हाई रिएक्टिव है, ये कहेगा ब्रोमीन को तुम हटो, मैं यहाँ बैठूंगा, और बैठ करके ये सोडियम क्लोराइड बना देगा, कॉमन साल्ट जिसको कहते हैं। तो इस तरह से यह जो हाई रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर नॉन मेटल जो है वो साल्ट से रिएक्शन करेगा। ऐसा साल्ट होगा जो जिस साल्ट में नॉन मेटल लेस रिएक्टिव होगा उसको वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए कि वो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है। दूसरा आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, फिफ्थ प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स
नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, बट वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन and it will form methane CH4, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यहां जैसे कि आयंस का फॉर्मेशन हो रहा था, इसको डोनेट कर रहा था करता तो ये बनता, यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां भी ये डोनर नहीं है, लेकिन यहां क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन की वैलेंसी जो है आपका वो 4 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स on at the last orbit of the carbon. Hydrogen has 1 electrons, तो therefore ये दोनों शेयर कर लेते हैं, कॉमन रखते हैं ये, और इस तरह से हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑर्बिट में, जैसे आपने पढ़ा KLM सेल, तो फर्स्ट सेल ये है, फर्स्ट सेल में ही इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज स्टेबल। और कार्बन भी स्टेबल इसलिए हो जाता है कि अब कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये देखिए ये एक शेयर कर दिया, तो ये कार्बन आल्सो हैज नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आल्सो हैज नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, therefore hydrogen as well as carbon is stable। आप देखिए each hydrogen has 2 electrons, each carbon has 8 electrons। तो कार्बन हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1। अब ये के सेल है, के सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो सकते हैं, तो इसको 2 एक और मिल जाता है और इस तरह से ये एक्यूमुलेट हो जाता है आपका हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन का केस, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4, तो सेकंड में KL सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। जब इसको 4 और मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को मिल रहा है जब ये शेयर कर रहा है, इसलिए रिएक्शन कार्बन हाइड्रोजन के साथ बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड इट रिएक्ट्स। तो हाइड्रोजन जो है वह नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है। और भी एग्जांपल्स आप हाइड्रोजन का ले सकते हैं, सपोज जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल। Nitrogen will react with hydrogen and it will form NH3। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, बैलेंस भी हमें करना पड़ेगा, तो 6 में बैलेंस होगा 2 3 2, अब बैलेंस है। तो ये दो यहाँ NH3 क्यों है, क्योंकि 3 मिलने के बाद ये नाइट्रोजन स्टेबल हो जाता है। आप ये कह सकते हैं सर 3 ही हाइड्रोजन इसमें क्यों आया, 2 हाइड्रोजन मिलके ये कंपाउंड क्यों नहीं बनाया। तो देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 और 5 होता है। तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए इसे कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड, यहाँ कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे 3। तो एक हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कितने हाइड्रोजन एटम की आवश्यकता है यहाँ पर, तो 3, इसलिए ये कंपाउंड बनाया NH3 और NH3 से ये रिएक्शन संभव होगा। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करता है,
और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से जैसे आपका फास्फोरस, चलिए 6 एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं। फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 होता है, यह रिएक्शन कर लेगा Cl2 से, राइट। तो ये Cl2 से रिएक्शन करेगा और बना देगा क्या, फास्फोरस की वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो PCl3 हो जाएगा, PCl3। तो ये क्या आयोनिक बॉन्ड है? नहीं, ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना है इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है आपका वो बनाता है। अब इसको थोड़ा बैलेंस भी आप कर लीजिए, जैसे कि आपको 4 तो ये लेना ही पड़ेगा, राइट, और यहां हो गया 12 तो ये 6 लेना होगा। अब ये बैलेंस है। तो फास्फोरस आप देखेंगे तो 15 होता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर, 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 285। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, 3। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 3 इधर हो गया और इधर ले लीजिए आप, चलिए 3 to 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो एक क्लोरीन के पास 7 है, तो एक इससे करेगा 7 में 2 2 4 2 6 1 7, क्लोरीन ऐसे 8 कर लेगा और प्रत्येक क्लोरीन एटम यहां इसको देगा। तो अब जिस तरह से क्लोरीन यहां 8 किया, इसको लेकर के क्लोरीन यहां भी 8 कर लेगा, इस पोजीशन पे भी 8 कर लेगा, इस पोजीशन में भी 8 कर लेगा और इस फास्फोरस को भी 8 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना देगा। तो यही है नॉर्मली 5-6 प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है कि नॉन मेटल जो है वो इनसे रिएक्शन करता है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।